नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली का चुनाव दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। अभी तक ये चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल नजर आता था, लेकिन अब ये चुनाव के योगी बनाम केजरीवाल होता जा रहा है। केजरीवाल उत्तर प्रदेश की बिजली को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, तो फिर पलटवार करते हुए योगी ने भी दिल्ली की सड़कों के बारे का हाल बता दिया है। बड़ा रोचक होता जा रहा है। योगी ने आड़े हाथ लेते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा भी छेड़ दिया है। तो दिल्ली के चुनाव जो सुविधाओं पे लड़ा जा रहा था, अब उत्तर प्रदेश बनाम दिल्ली हो गया है, बिजली बनाम सड़क हो गया। इस विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से, और जानने की कोशिश करेंगे जो परिवर्तन आया है, योगी जी ने जो एंट्री ली है कल कराड़ी से, उसके बाद से दिल्ली का क्या माहौल है। ये चुनाव क्या ध्रुवीकरण के पैटर्न पे जाएगा? ये चुनाव क्या अब योगी बनाम केजरीवाल हो गया? नमस्कार बिलाल भाई और एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा दिल से अभिनंदन। बिल्कुल योगी जी की एंट्री से एक नया मैं कहूँगा चैप्टर खुल गया है दिल्ली के चुनाव में। बिल्कुल आपने ठीक नब्ज पकड़ी, क्योंकि योगी जी हम जानते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यूपी में उन्होंने जिस तरीके से बदलाव किए हैं और यूपी में जो बदलाव आए हैं और यूपी को उन्होंने जिस प्रकार, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात नहीं करता, जिस प्रकार उनकी सीटें आई यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए। भारत में भारत का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और यूपी के इतने अलग-अलग रंग हैं। आप वेस्टर्न यूपी चले जाएँ कुछ और रंग है, ईस्टर्न यूपी चले जाएँ कुछ और रंग है। उत्तराखंड से लगता हुआ जो एरिया है उसका कुछ और रंग है। सदर्न यूपी जाएँ तो मतलब यूपी के इतने, तो इन सब रंगों को एक साथ सँभालना योगी जी को इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो योगी जी क्योंकि थोड़ा हटके मुख्यमंत्री हैं, उनकी वेशभूषा, उनकी धारणा, उनका बोलने का स्टाइल और उनका वो जो हिंदुत्व का एक वेशभूषा है, एक संत की, सन्यासी की, मुझे लगता है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है कि ये मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री तो हमने पहले देखे नहीं भाई, जो संत के लिबास में हैं और महंत भी हैं गोरखपुर के। तो और बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लेके वो उनका ये नारा जो कि चल रहा था जगह-जगह, ये दिल्ली भी आ गया नारा, बटेंगे तो कटेंगे। जो जब आम आदमी पार्टी ने अलग-अलग तरीके से कटाक्ष किया, तो उन्होंने अपना फेवरेट जो नारा था वो निकाल दिया। और देखिए योगी जी की जो इमेज है, वो सख्त प्रशासन की है। उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की, आपको आप जानते ही होंगे यूपी में जिस प्रकार से उन्होंने खासकर लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने सुधार किया। यूपी बदनाम था अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, गुंडागर्दी के लिए, यहाँ गैंग्स चलते थे और बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां थी यूपी में, जिस पर योगी जी ने पिछले चंद सालों में प्रहार किया और यूपी की जनता ने वो बदलाव भी देखा कि यहाँ पर सख्त प्रशासन ही चाहिए था। यहाँ पर ऐसा ही आदमी चाहिए था। ज्यादातर लोग यूपी के यही बोलते हैं, मैं जब यूपी वालों से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था। तो उसी इमेज को लेके भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को दिल्ली में प्रचार के लिए उतारा है कि योगी जी के अगर मुंह से कुछ निकलेगा तो लोग उसका इंप्रेशन यही लेंगे कि अगर ये व्यक्ति यहां पर आया है और कुछ कह रहा है तो इसका मायना ये है कि ये यहां पर होकर रहेगा। अगर ये किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहा है, जैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में कहा या कांग्रेस के बारे में कहा, सड़कों के उदाहरण के तौर पर बात करी, और उधर से आम आदमी पार्टी ने बिजली की बात कर दी। इन्होंने सड़कों की बात करी, आम आदमी पार्टी कहता है ये बताइए यूपी में बिजली कितनी आती है, हमने तो बिजली दिल्ली में 24 घंटे दे रखी है। तो एक दूसरे से तीर चल रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक अन्य कार्यक्रम में मैंने पुराने सीरियल्स का आपको उदाहरण दिया था, जहां वो तीर चलते थे दोनों तरफ से, बीच में आके मिलते थे, मिल के फिर बीच में रोशनी से निकलती थी, आग निकलती थी, एक रह जाता था। तो ये तीर कमान दोनों तरफ से चल रहे हैं। पर मैं हम ये नहीं कह सकते बिलाल भाई कि योगी बनाम बनाम केजरीवाल हो गया है, क्योंकि अभी आपको संडे से मोदी जी फिर से पिक्चर में आते हुए दिखाई देंगे। आपने मेरे से याद है पूछा था कि मोदी जी एक बार आके क्या हुआ, अगली बार तो आए नहीं फिर। तो मैंने आपको कहा था अभी जरा आगे आगे बढ़ने दीजिए मामला, तो आपको मोदी जी संडे से फिर दिल्ली में उतरते हुए देखेंगे। मोदी जी ही नहीं, और भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, स्टार प्रचारक भी और जो सेलिब्रिटी सांसद हैं, वो भी आपको दिल्ली में उतरते दिखेंगे। अभी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने तीर कमान में रखे हुए हैं, अपने तरकश में रखे हुए हैं, और धीरे-धीरे करके उनको निकालेंगे जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा। तो ये सरगर्मी और आपको देखने को मिलेगी। जी नहीं, मैं इसको योगी बनाम केजरीवाल नहीं मानता। योगी जी ने एक नया डायमेंशन जरूर दे दिया है दिल्ली के चुनाव को,
और क्योंकि योगी बनाम केजरीवाल मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि योगी जी अकेले नहीं है जो कि स्टार प्रचारक है। अभी आपको और निकलेंगे। उधर उधर केजरीवाल साहब की बात करें तो वो भी नए नए ले, मुद्दे, ले, नए नए वादे रोज जी निकल जी के आ रहे हैं। जी, लेकिन लेकिन कोहली जी, आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि सब एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो बहुत खूबसूरती से उसी बात को कहते हैं, कटोगे के बट्टो वाली बात को बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी ब्रांड वैल्यू है, अंतर्राष्ट्रीय छवि है, देश के अंदर सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी कुल 3 सभाएं हैं और योगी जी की कुल 13 सभाएं लगी हैं। तो प्रचार योगी जी ज्यादा करेंगे तो इम्पैक्ट किसका आएगा? देखिए मुझे लगता है, देखिए प्रधानमंत्री जी का अगर हम कार्यक्रम देखें तो उनकी व्यस्तता ज्यादा रहती है। इसमें ये बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको विदेशी नीति भी देखनी है और पूरे देश को देखना है। देश में कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई मुहूर्त है, कुछ नया नई परियोजना का लॉन्च करना है, कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा करनी है, कुछ भी करना है, तो प्रधानमंत्री जी के पास समय सीमित होने की वजह से शायद वो योगी जी जैसी जितना समय शायद ना लगा पाए। हालांकि अभी जल्दी होगा कहना, अभी आज हम 24 तारीख में है और चुनाव में मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 12-13 दिन अभी बाकी हैं और 3 तारीख को ये चुनाव प्रचार रुक जाएगा। तो अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो कुल मिला के करीब 10 एक दिन अभी बाकी हैं। तो हो सकता है मोदी जी अपना समय अगर उनको मिला तो वो अपनी सभाएं बढ़ा दें। पर हमें दोनों को तुलना करके नहीं देखना चाहिए क्योंकि योगी जी लखनऊ में रहते हैं। दिल्ली से लखनऊ में अगर आप हवाई जहाज से आए तो 1 घंटा लगता है। अब तो सड़क से भी आए तो 7-8 घंटे लगते हैं, तो उनके लिए नजदीक भी है योगी जी के लिए आना। और जैसा कि मैंने कहा, योगी जी का चेहरा खिंचाव वाला चेहरा भी है। वोटरों को अन्य राज्यों में भी, हरियाणा में चुनाव हुए, पीछे महाराष्ट्र में हुए, वहां पर भी योगी जी गए। और एक जो आप एनालिसिस करें डेटा का तो ये कहता है जहां जहां योगी जी ने प्रचार किया है, जिन जिन कॉन्स्टिट्युएंसीज में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मैं पिछले 2 चुनाव की बात कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जीती थी, तो वहां पर वोट शेयर अच्छा आया है। तो मुझे लगता है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है योगी जी का प्रचार का, इसलिए योगी जी को ज्यादा कराया जा रहा है। मोदी जी तो देखिए चेहरा है ही है, मोदी जी तो यूनिवर्सल चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। जहां भी चुनाव होंगे मोदी जी तो आगे आएंगे ही आएंगे। और बार बार जो वो घोड़ी वाला, फिर मैं आप जो जिक्र करते हैं जिसका अक्सर, वो जो घोड़ी जा रही है जिसपे दूल्हा नहीं है, जो आम आदमी पार्टी ने वीडियो निकाला था, तो मुझे लगता है इतने बड़े बड़े दूल्हे हैं, राष्ट्रीय दूल्हे हैं और इतने बड़े राज्य के दूल्हे हैं, उन्हें लगता है दिल्ली का दूल्हा तो हम कभी भी डिक्लेयर कर देंगे। तो ऐसा अब नजर आ रहा है कि भारतीय जी जनता जी पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है और इन स्टार प्रचारकों के खिंचाव पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी जी, लेकिन आपने देखा होगा कोहली जी के महाराष्ट्र योगी जी गए और महाराष्ट्र एक खास तौर से बॉम्बे के अंदर उन्होंने बहुत सारी सभाएं की थी। और बॉम्बे एक बड़ी मॉडर्न सोसाइटी मानी जाती है, पढ़ी लिखी सोसाइटी मानी जाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घराने वहाँ पर मौजूद हैं, देश की आर्थिक कैपिटल भी मानी जाती है। वो वहाँ पर ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। तो क्या ऐसी कोई संभावना दिल्ली में देखते हैं, खास तौर से तब जब वो पूर्वांचल बहुल क्षेत्र में सभाओं को संबोधित करेंगे? बांग्लादेश रोहिंग्यों का मुद्दा उन्होंने कल बहुत खूबसूरती से छुआ, ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी को भी टारगेट किया। तो क्या लगता है कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो ध्रुवीकरण कर पाएंगे? और इस ध्रुवीकरण के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी आप में 5-6% का जो डिफरेंस है, उसको भारतीय जनता पार्टी फैचअप कर सकती है इस स्ट्रैटेजी से? बिलाल भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ आवाज रही आ है। रही है? हाँ, जी एकदम जी आ से रही है। आपका आपका फ्रेम एकदम से फ्रीज हो गया बोलते बोलते। जी, फिर जी से बोलिए, आप क्या जी, कह रहे थे? मैं कह रहा था कि योगी जी बॉम्बे में वो किसी हद तक उस चुनाव को ध्रुवीकरण के पैटर्न पे ले जाने में कामयाब रहे और उसका रिजल्ट भी मिला। दिल्ली के अंदर भी उन्होंने, आपने देखा होगा कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के मुद्दे को बड़ी तेजी से और केजरीवाल को टारगेट किया और बताया कि एक ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर जहां पर केजरीवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। तो आपको लगता है कि योगी जी अपनी चिर परिचित शैली का ही प्रयोग करके अन्य अन्य 12-13 सभाएं करेंगे और दिल्ली का माहौल ध्रुवीकरण और एक पोलराइजेशन के पैटर्न पे बढ़ेगा?
बिल्कुल देखिए मुझे ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन हो ना हो इसका तो मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकता, पर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा मुझे लगता है इस समय जगह-जगह हमें सुनाई दे रहा है। चाहे वो सैफ अली खान का किस्सा हो, कहीं भी हो, कहीं न कोई ना कोई बांग्लादेश का मुद्दा यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि पिछले कई सालों में बेतहाशा यहाँ पर बांग्लादेशी वहां से भागकर आए हैं। हमारे जो पोरस बॉर्डर थे, इसको पोरस बॉर्डर कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपके बॉर्डर में से कोई भी आ जा सकता है आराम से। और उन लोगों ने यहाँ आके, नेताओं ने उनके लिए आधार कार्ड बनवाए, असली नकली सब तरीके के, उनके राशन कार्ड भी बने हैं, सरकारी स्कीम्स के लाभार्थी भी वो बने हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि किसी दूसरे मुल्क का इलीगल माइग्रेंट एक लाभार्थी सरकार की स्कीम का भी बना हुआ है और देश के एक्सचेकर पर उसका लोड भी पड़ रहा है। तो ये मुझे लगता है वैसे ही चिंता की बात है। इसको योगी जी उठाएं या ना उठाएं, मैं थोड़ा सा राजनीति से हट के बात करूंगा। अगर आप अमेरिका में देखें इस समय क्या हो रहा है, तो ट्रंप साहब ने आते ही सबसे पहले इलीगल माइग्रेंट्स पर टारगेट किया और उनकी धरपकड़ करी जा रही है। तो मुझे लगता है कि भारत एक कोई बहुत ज्यादा थिनली पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। भारत में 145 करोड़ लोग हैं। इसमें अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग भी आके इलीगल बस जाते हैं तो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड पड़ता है, सरकारी खजाने पे लोड पड़ता है, लोगों को रहने की जगह कम मिलेगी, खाना पीना आपका उतने लोगों में बढ़ जाएगा, आखिर जो रिसोर्सेज है वो उतने ही उन्हीं लोगों में बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वैसे ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन हो या ना हो, योगी जी हो या ना हो, मुझे लगता है इलीगल माइग्रेशन को यहाँ पर चेक करना चाहिए। जो हो चुका है उसको उसको उन लोगों को वापस भेज देना चाहिए जो अपने देश से इलीगली यहाँ भाग कर आए हैं। ये मेरा इस पर जनरल कमेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, जी, बिलाल जी। भाई। जी, जी, जी। लेकिन योगी जी निरंतर अपने निशाने पे केजरीवाल को लिए हुए हैं, और जब वो केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, तो बहुत सारे मुद्दों को लेके निशाना साधते हैं, उसमें ये वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही वही केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की बिजली पर जो बड़ी-बड़ी बातें की, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज को भी डेंट लग सकता है। जिस तरह से उन्होंने डेंट दिल्ली की सड़कों को लेकर यहाँ लगाया है, तो आपको लगता है बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, दिल्ली अगर यूपी में कोई कमी दिख रही है और योगी जी वहां से कन्वेंसिंग के लिए, कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, तो लाजमी बात है केजरीवाल साहब उसको उठाएंगे उठाएंगे कि भैया यहाँ पर आके बात कर रहे हो, अपने आप ही तो देख लो पहले क्या हालत है। ये केजरीवाल साहब के कहने का मतलब ये था कि भाई आप अपने यूपी में देख लीजिए बिजली कितनी आती है। पर ये जो 24 घंटे बिजली दिल्ली में आ रही है, इसका श्रेय केजरीवाल साहब पूरी तरह से अपने ऊपर ले, ये भी सही नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली की पिछली जो चंद सरकारें नहीं, सबने मिलकर काम किया और दिल्ली देश की राजधानी है। तो सभी सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर सोचा कि अगर राजधानी में हम बिजली नहीं दे पाएंगे 24 घंटे, तो बाकी के देश की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसको टारगेट भी नहीं बना सकते हैं। तो मुझे लगता है एक जॉइंट एफर्ट रहा सारे का, केजरीवाल साहब का भी रोल रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। केजरीवाल साहब ने, अगर 24 घंटे आज दिल्ली में आ रही है, दिल्ली बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का निजीकरण हुआ और उसमें जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए, जो भी डिसाइड हुआ, वो सब तारीफ की बात है। अगर दिल्ली आती है तो दिल्ली वालों को धन्यवाद करना चाहिए। पर मैं समझता हूं खाली बिजली ही एक मुद्दा नहीं है। पानी, गंदा पानी जो लोगों के नलों में आता है, उसकी क्या उन बात करेगा? बिजली के जी, बिना तो आप फिर भी जी, रह जाएंगे 2 3 4 घंटे, पर पानी के बिना आप जी, कैसे जी, रहेंगे? हर आदमी तो मिनरल वाटर की बोतल नहीं खरीद सकता 20 रुपए की। जो गरीब जी, तबका जी, है वो 20 20 रुपए की मिनरल वाटर खरीद के पानी नहीं पिएगा, उसको तो नल का पानी जी, चाहिए। वो तो आरओ भी नहीं लगा पाता है, उसके पास इतने पैसे जी, नहीं है। तो पानी एक अलग मुद्दा है। सड़कें, दिल्ली में सबसे ज्यादा बदहाल जो है मुझे लगता है जो कॉलोनीज की सड़कें हैं, जिसको आम आदमी पार्टी आज तक नहीं पूरा कर पाई। तो अगर केजरीवाल साहब एक मुद्दा उठाएंगे तो मुझे लगता है योगी जी या बाकी स्टार प्रचारक हैं उनके पास 10 मुद्दे हो जाएंगे बोलने के लिए। बाकी ये जी, सच जी, है कि केजरीवाल साहब जो रोज एक नया वादा लेके आ रहे हैं, उनके पिटारे जी। में से नए नए वादे निकल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन वादों को वो पूरा कर पाएंगे। क्या दिल्ली का एक्सचेकर, दिल्ली के फंड्स इतना अलाउ करते हैं इन सब वादों को पूरे करना? क्योंकि क्योंकि वादा तेरा वादा वाली बात ना रह जाए कि बाद में जी, वादे ना रहे और केजरीवाल साहब को मुंह छुपाने की जगह ना मिले। केजरीवाल साहब को सोच समझ के मुझे लगता है प्रोमिस करने चाहिए। जी, जी। लेकिन आपने देखा, आपने सुना होगा कि कल एक कैबिनेट की बैठक हुई थी हरियाणा के अंदर। लक्ष्मी लाडो योजना भी लाने की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा और जी दिल्ली का बॉर्डर बहुत क्लोज मिला हुआ है। अगर ये जी फाइनली अप्रूव्ड हो जाती है, तो लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से जो लाडली बहना योजना के पैटर्न पे लाई जा रही है, उसका लाभ जी कुछ मिल सकता है, दिल्ली में नहीं मिल सकता। हरियाणा से कोई तीर चल सकता है दिल्ली चुनाव में?
बिल्कुल चल सकता है। आपने दिल्ली हरियाणा तो साथ साथ लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के दोनों राज्य चलते हैं। कब दिल्ली खत्म हो जाता है, कब हम हरियाणा में घुस जाते हैं। लोग दिन में 2 बार दिल्ली से हरियाणा हो आते हैं, तो बिल्कुल तीर हरियाणा से चल सकता है, दिल्ली लग सकता है। लक्ष्मी योजना, जो लक्ष्मी लाडलो योजना जो है, बिल्कुल और क्यों आई ये योजना, इसकी आहट क्यों सुनाई दे रही है, इसकी आपको आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि केजरीवाल साहब महिलाओं के लिए घोषणाएं कर चुके हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी करी है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि ना केवल जहां हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां हम वादे कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार ऑलरेडी चल रही है हम वहां पर भी घोषणा कर सकते हैं। ये ना समझे कोई, इसके ये मैसेज पहुंचाना मंशा है, ये कोई ना समझे कि खाली कैंपेनिंग में हम जो है इस प्रकार के बातें करते हैं। हम कैंपेनिंग के अलावा जहां पूरी तरह से मेजोरिटी में आ चुके हैं, अभी अभी जीत के आए हैं। वरना अमूमन इल्जाम ये लगाया जाता है, बिलाल भाई आप तो बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, कि एक बार आप सत्ता में आ गए उसके बाद किसने देखी, कौन परवाह करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये संकेत दे रही है कि देखिए हम सत्ता में भले ही अभी अभी आए हैं, पर हम उसी मोड में हैं जो हम कैंपेनिंग में रहते हैं। हम लोगों को अभी भी लोगों के बारे में सोचते हैं। ये मैसेज भी मुझे लगता है जी सरकार हरियाणा के जरिए पहुंचाना चाहती है। जी जी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 26 जनवरी की व्यवस्था के चलते प्राइम मिनिस्टर की अपनी मसरूफियत होती है। एक गणतंत्र दिवस है हमारे यहाँ, उसका एक बहुत बड़ा भव्य सेलिब्रेशन होता है। दिल्ली के अंदर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था की जाती है, जगह जगह नाकेबंदी की जाती है। ये भी कारण हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की व्यस्तता का, जो इतना समय नहीं दे पा रहे। लेकिन अभी तक आप देखे होंगे कि पिछले, अब तीसरा कार्यकाल है प्राइम मिनिस्टर के, जितने भी चुनाव जिताए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की छवि पे ही जिताए गए। चाहे वो डबल इंजन की सरकार का नैरेटिव जिताए, या उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अपने चेहरे पे जिताए। लेकिन तीसरे कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ज्यादा डिमांड हो रही है, हर जगह उन्हें बुलाया जा रहा है, हर जगह उनकी रैली हो रही। तो क्या लगता है कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ एक बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आने वाले हैं? और भारतीय जनता पार्टी उसका दिल्ली में इसीलिए प्रयोग कर रही है, उनकी अपील एक समय बाद वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? देखिए मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, पर अगर आप सोशल मीडिया को खंगाल के देखेंगे तो आपको कई वीडियो अनेकों विशेषज्ञों द्वारा, भले ही ये विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र से आते हो या ये विशेषज्ञ राजनीति के क्षेत्र से आते हो, ये चर्चा समय समय पर आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं घूमती दिख जाएगी। क्या मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी जो देश का है वो योगी जी होंगे? तो मुझे लगता है ये तो देखिए, ये तो समय बताएगा, या तो समय बताएगा या भारतीय जनता पार्टी की आला कमान इस बात को बता सकती है। हम और आप तो केवल अटकलें लगा सकते हैं, हम और आप केवल एनालिसिस कर सकते हैं। पर यह सच है कि योगी जी ने जो छवि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी बनाई है और जिस सुशासन का उन्होंने प्रदर्शन किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मैं ये मानता हूं बिलाल भाई, एक बहुत ही टफ राज्य था संभालने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हाल था और लॉ एंड ऑर्डर की खासकर क्या सिचुएशन थी। मैं ये नहीं कहता कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल टोटली स्पिक एंड स्पैन हो गया है, एक अंग्रेजी में शब्द होता है कि बिल्कुल अब तो कोई जीरो वारदात होती है, ऐसा नहीं है। पर हम हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। अगर तुलनात्मक देखें तो जब से योगी जी ने संभाला है तब से एक दहशत का माहौल जो क्रिमिनल्स है उनके मन में आया है कि अब कोई भी क्राइम करके आप इतनी आसानी से बच के छुप के नहीं रह सकते हैं और आप खुलेआम ये सब नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये छवि लोगों को पसंद आई है कि इस देश में जहां खुलेआम वारदात होती थी, इस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। इस बात को लेके शायद लोग कहते हैं कि क्योंकि बहुत पॉपुलर जब कोई नेता हो जाता है बिलाल भाई, तो उसको नेचुरली आप राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे केजरीवाल साहब जब बहुत उनका पीक पे थे अपने, मैं उनके जी। जेल जाने से पहले की बात कर रहा हूं, तो वो कई दफे प्रधानमंत्री बनने की बातें करते थे कि हम एक ऑल्टरनेट है जी। प्रधानमंत्री का। मुझे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखिए, आम आदमी पार्टी के कई लोग उनको उनको राष्ट्रीय नेता, अगले प्रधानमंत्री की तरह देखने लग गए थे। तो और जब भी प्राइम कोई मिनिस्टर के नेता, सामने वो चुनाव लड़ भी चुके हैं, जी बनारस लड़ से भी चुनाव चुके लड़ हैं, चुके हैं। तो हाँ हाँ। तो जब जब भी कोई नेता पॉपुलिस्ट होता है तो उसकी छवि उस प्रकार की बनने लगती है। बाकी जैसा मैंने कहा, या तो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान इस बात को बता सकती है, या फिर कोई भविष्यकर्ता जो सटीक ज्योतिष जानता हो वो कर सकता है। हम और आप बात तो एक ठीक कह रहे चुनावी हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उत्तराधिकारी को लेकर नहीं था, मेरा सवाल सिर्फ छवि को लेकर था, क्या उनसे उस पॉपुलैरिटी में आगे निकल जाएंगे? अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ की जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात है, उसमें काफी बेहतरी आई है।
ये बात ठीक है। तो क्या आप मानते हैं कि ये एक एक परसेप्शन है, ये मीडिया द्वारा बनाया गया एक नैरेटिव है? क्योंकि एनसीआरबी का डाटा तो बताता है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के टॉप उन स्टेट्स में से है जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, और ये सरकारी आंकड़ा है देख केंद्र सरकार का। देखिए, जब हम बात करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हम ये तो कभी भी नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश से अब क्राइम खत्म हो गया है। मैं सीधी सीधी बात करता हूं। पर हम जब इस बात के नतीजे में पहुंचते हैं तो हम एक तुलनात्मक बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में हम रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं। मतलब पहले के मुकाबले, जब इससे पहले जो सरकारें थी उसमें और अब में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको फर्क दिखाई देगा। और मुझे लगता है क्योंकि इतनी गहरी जड़ें थी वहां पर क्राइम रिकॉर्ड की, बिलाल भाई, कि जितनी गहरी जड़ होती है ना, उसको खींचने में, बाहर निकालने में, उखाड़ के फेंकने में उतनी ज्यादा देर लगती है। तो मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी में शब्द होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। और टॉलरेंस, ये मुझे पता है कि योगी जी की क्राइम को लेके जीरो है। उनके आगे अगर उनके सामने कोई ऐसा केस आ जाता है, बड़ा केस खासकर आ जाता है, कोई मान लीजिए रेप की घटना हो, मर्डर की घटना हो, अफवाह करने की, किडनैप करने की घटना हो, तो मुझे लगता है कि उसको लेके वो बहुत बहुत संजीदा है, बहुत सेंसिटिव है। और तुरंत पुलिस फोर्स उसको उसको ढूंढने में लग जाती है, क्रिमिनल को ढूंढ के। और आप बुलडोजर वगैरह की तो मैं अभी बात नहीं करता, वो तो एक अलग अलग, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल अभी दिया है, वो एक अलग चैप्टर है, उसको अब नहीं छेड़ते। पर ये सच है कि नेता, अब देखिए योगी जी की छवि की आप बात कर रहे थे, तो मैं छवि पे एक कमेंट करना चाहूंगा। योगी जी स्वयं एक सन्यासी है, भगवे कपड़े में आपको दिखाई देते हैं। गोरखपुर के जो वहां पर संस्थान है उसके वो संत है, जो गुरु गोरखनाथ का संस्थान है, उनके वो महंत है, और वहां के वो संत है। गोरखनाथ पीठ कहलाती है। जी, गोरखनाथ पीठ के वो महंत हैं। अब देखिए, आप जब एक नेता की छवि देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस नेता ने व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए क्या किया हुआ है, इनके पास क्या है। भाई, भगवे कपड़े कितने जोड़े होंगे उनके पास? 5-7 जोड़े होंगे, धुलवा के पहनते होंगे, 2 जोड़े होंगे, 3 जोड़े होंगे। अपना मकान, अपनी संपत्ति सन्यासी नहीं बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो देखिए, जब कोई निष्काम भाव से, बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से सर्विस करता है, तो मैं समझता हूं उस नेता की छवि ज्यादा जल्दी बनती है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि आज जो बनी, उसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए निजी वेल्थ की बात करें। एक राजनेता के देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो एसेट्स डिक्लेयर करे जाते हैं, इतने करोड़ के हैं, इतने करोड़ के हैं। तो जब निजी वेल्थ आप देखते हैं कि इस व्यक्ति ने जो कुछ किया है देश के लिए किया है, इसने अपने लिए बंगले नहीं बनाए, अपने लिए गाड़ियां नहीं बनाई, जमीनें नहीं खरीदी, वगैरह वगैरह, तो उससे छवि में और निखार आ जाता है। आप जी राजनीतिक जी स्तर पे बात करें, लोकतंत्र में बात करें, जनता के लिहाज से, तो मुझे लगता है जी। उस लिहाज से छवि वो अच्छी बन रही है। और आने वाला समय बताएगा कि उनको क्या रोल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसका निर्णय करेगी। तो 75 तो, साल तो आप रिटायरमेंट एज है। तो आप फाइनल कंट्रीब्यूशन योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली के चुनाव पर क्या मानते हैं? किस तरह का फाइनल प्रभाव मानते हैं? क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विजय प्राप्त करेगी और सत्ता प्राप्त करेगी, या फिर कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी? कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि दिल्ली उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है। और दिल्ली के पास, अगर मैं सबसे पहला जो शहर आता है वो गाजियाबाद आता है, नोएडा गाजियाबाद आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है। यहाँ पर भी जो दिल्ली वालों को पता है कि गाजियाबाद और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में क्या हालत थी पहले, उसमें कुछ सुधार वहां के लोग बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लोग बोलते हैं कि भाई योगी जी के आने के बाद यहाँ पर सुधार हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो, क्योंकि डबल इंजन सरकार वो बोलते हैं, तो जो केंद्र सरकार सड़कें बना रही है, हाईवेज बना रही है, रेलवे स्टेशनों में सुधार हो रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो तो पूरे देश पे हो रहा है। पर यूपी में जो खास सुधार आया है, तो हो सकता है कि दिल्ली की जो जनता है वो इस बात का संज्ञान ले कि योगी जी अगर यहाँ आके बातें कर रहे हैं, और योगी जी को कल को हम एक राष्ट्रीय स्तर पर भी मान लीजिए देख रहे हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, तो कुछ ना कुछ वोट, खासकर जो हिंदुत्व के वोट है, जो लोग बटेंगे तो कटेंगे नारे को पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि एक रहे, सेफ रहे, बटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि पोलराइजेशन जैसे नारों पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। उनके वोट मुझे लगता है कुछ ना कुछ डाइवर्ट होंगे। तो योगी जी के आने से कुछ ना कुछ फायदा तो बिलाल भाई जरूर होगा। 5 फरवरी को पता लग जाएगा, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि कितना फायदा हुआ है।
तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि योगी जी के आने से दिल्ली के चुनाव में फ़ायदा ज़रूर होगा और कुछ न कुछ फ़ायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को भी मिलना तय है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम केजरीवाल से योगी बनाम केजरीवाल हो गया, इसका भी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। कल को भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? योगी लेंगे या मोदी लेंगे? ये कहना तो बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट दोनों को देना चाहेगी। इसके साथ-साथ हमें सभी दर्शकों का शुक्रिया। कोहली जी आपका भी शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।